हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यामंदिर क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद डाउटनट। मैं करुणेश भैया आज आप लोगों को ट्यूटोरियल नंबर 4 कराने वाला हूं। ठीक है, तो हम लोग ट्यूटोरियल नंबर 4 में क्या करेंगे बच्चों, जो हमने लेक्चर नंबर 4 में किया था उन्हीं के टॉपिक के बेसिस पे आज के क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने बच्चों क्या किया था, हमने किया था डायनेमिक्स ऑफ बॉडीज रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। याद है सबको? मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको याद होगी। तो आज उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस में हम जो कवर करेंगे, पहले मैं एक छोटा सा समरी बता देता हूं ताकि आपको दिमाग में टॉपिक आ जाए कि हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया था वहां पे, फिर उसी के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा। तो चलो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, समरी ऑफ लेक्चर नंबर 4 कर लेते हैं। 5 मिनट हार्डली लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट जो हमारा था वो था एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट सर्टेन पॉइंट। ठीक है, याद ही होगा सबको, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट सर्टेन पॉइंट। तो अगर मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है, यहां जा रहा है और हमें किसी सर्टेन पॉइंट O के अबाउट इस पार्टिकल जिसका मास m है एंगुलर मोमेंटम निकालना है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी वेक्टर मान लो v है, तो हम लोग एक r वेक्टर ड्रॉ करते हैं। r वेक्टर कहां से कहां होता है, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है से लेकर बच्चों जहां पर पार्टिकल की लोकेशन है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, इसको r वेक्टर बोल देंगे। दैट इज गोइंग टू बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट O बच्चों क्या होने वाला है, m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। क्रॉस तो लिखना आता होगा सबको, आपने शुरुआती दौर में पढ़ ही लिया होगा फिजिक्स पढ़ते वक्त जब आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा। तो कैसे तोड़ते हैं इसको, अगर इसका मॉडुलस लेना हो तो मॉडुलस ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल डेफिनेटली बच्चों इसका मॉडुलस ले लेते हैं, तो जगह मास तो स्केलर है, मॉड ऑफ r वेक्टर इंटू मॉड ऑफ v वेक्टर इंटू बच्चों साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा है बच्चों एंगल बिटवीन r एंड v वेक्टर। ठीक है बच्चों, आई होप सबको याद होगा। फिर हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, छोटा सा काम और करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग से बात था, याद होना चाहिए आप लोगों को, कि अगर हम चाहें तो इसको ये लिख सकते हैं m मॉड ऑफ v r परपेंडिकुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम ही बात है, कुछ अलग नहीं है। हमने क्या किया, हमें पता है कि r और साइन थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी वेक्टर की लाइन को एक्सटेंड कर दें, ऐसे देखो वेलोसिटी वेक्टर जिधर जा रहा है उसके अलॉन्ग लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, और जिस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये अगर आर परपेंडिकुलर जो यहां पर है और यहां पर है वो सेम ही होता है। इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको लेक्चर में करके दिखाया था, तभी याद ही रखो आप लोग इसे, m मॉड ऑफ v इंटू आर परपेंडिकुलर। तो हमारे पास दो मेथड बच्चों, आप चाहो तो वेक्टर से निकाल लो चाहे डायरेक्ट मेथड से निकाल लो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो मैं पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक पे लूंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर हम लोग एक टॉपिक था अगर आपको याद हो, हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, लिख लेता हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम याद ही होगा सबको, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी rotating about फिक्स्ड एक्सिस किया था। फिक्स्ड एक्सिस मतलब मान लो कोई बॉडी है और ये पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ये फिक्स्ड एक्सिस है, इसे हम लोग FAOR लिखते हैं। इसके मॉडुलस की बात करेंगे तो इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, FAOR के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा ऑफ द रॉड इसी इंस्टेंट पे, ये हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा, इस बात को प्लीज याद रखेंगे, मैंने लेक्चर में बताया था कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम बच्चों होता है वो इसी पॉइंट के अबाउट हमें निकालना होता है। ठीक है, ऑलराइट, चलो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क। ठीक है, तो d बाई dt ऑफ
LFAOR किया था, तो IFAOR कांस्टेंट था बॉडी का, तो बाहर आ गया था इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। तो बच्चों ये क्या होता था आपको याद ही होगा, ये था आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो बन गया था टॉर्क अबाउट FAOR, है ना, इज इक्वल्स टू IFAOR इंटू अल्फा। तो ये दूसरी बात है, हम टाउ इक्वल्स टू जो टॉर्क होता है वो I अबाउट FOR इंटू अल्फा कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे भैया FOR क्या है, FOR लिख रहा हूं, अरे भाई बोल तो दिया आपको, FOR क्या होता है, FAOR मतलब फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मतलब है अभी हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं बच्चों, वो सिर्फ कोई बॉडी है जो एक पॉइंट पे फिक्स्ड है और रोटेट कर रही है, तो उसी के एनालिसिस कर रहे हैं। उसी के हमने काइनेमेटिक्स के एनालिसिस किया, उसी का हमने डायनामिक्स का एनालिसिस किया, उसी का हम लोग एनर्जी का एनालिसिस किया, तो कुछ अलग नहीं कर रहे। अभी हमारे लिए एक बॉडी जो बच्चों फिक्स्ड है और एक फिक्स पॉइंट के बाद जो रोटेट कर रही है उसकी ही एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट। तो अच्छा एक बात याद रखना, आप लोग सारे बच्चे याद रखेंगे कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट बच्चों में टॉर्क लिखना है, तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना सिखाया है। टॉर्क तो एक्चुअली आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हो, लेकिन टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा किस पॉइंट के अबाउट अभी लिख सकते हो, सिर्फ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर टॉर्क तो आप फोर्सेस की वजह से टॉर्क मैंने आपको निकालना सिखाई दिया था, तो आप चाहे जिस पॉइंट के अबाउट फोर्सेस की वजह से टॉर्क निकाल लो, लेकिन बच्चों अगर आप टॉर्क को फॉर्मूला में रखना चाहते हैं कि फॉर्मूला आई अल्फा हो जाए, तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो और लिख दो आई अल्फा उस पॉइंट के, गलत हो जाता है बच्चों। हमें क्या रखना है, अभी मैंने आपको सिर्फ टॉर्क अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखा है, और अगर फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखा है तो उसी पॉइंट के अबाउट में आई एफ ए आर इंटू अल्फा लिख सकता हूं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो होगा इस टॉपिक से आएगा। तो इन्हीं दो टॉपिक के मैं क्वेश्चन लूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन पहले हम लोग एंगुलर मोमेंटम का लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अगर मान लो अपने पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है। अब यहां से मैंने एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। तो आपको बच्चों पता है कि प्रोजेक्टाइल होगा ऐसे करके, और ये ग्राउंड पे जाके हिट करेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हिट करेगा, सबको याद ही होगा, कुछ भी अलग मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ऑल राइट। इसको व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें छोटी सी बात याद हो, जैसे मैं यहां से u स्पीड से फेंकता हूं, यहां से ये, तो यहां पर बच्चों आपको पता है कितनी स्पीड से टकराता है, इस डायरेक्शन में u स्पीड से टकराता है, और यहां पर एंगल क्या होता है, इसके साथ सेम थीटा एंगल बना रहा होता है। जो ये थीटा एंगल होता है वही सेम थीटा एंगल यहां पे बना रहा होता है, ठीक है। तो ये रही इसकी ट्रेजेक्टरी, ये आप याद रखो, सेम स्पीड। ऐसा नहीं कि हर बार प्रोजेक्टाइल, हर टाइप के प्रोजेक्टाइल में ऐसा नहीं होता है। यहां ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में ये ग्राउंड से था और जब ग्राउंड पे जाके हिट किया है ना, एक्स वाई प्लेन में। तो ये बात तो क्लियर है। तो ये आपका एक्स प्लेन है बच्चों, और ये आपका वाई, ये एक्स वाई प्लेन है, सॉरी एक्स प्लेन वाई प्लेन नहीं होता, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, और ये एक्स वाई प्लेन में आपका प्रोजेक्टाइल है। तो आपसे क्या पूछेगा, लेट अस अज्यूम कि इसका मास m है बच्चों। तो आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, फाइंड एंगुलर मोमेंटम। ये पार्टिकल ही आपको समझ में आ रहा होगा, छोटा सा देखो मैंने पार्टिकल बना दिया यहां पे। तो फाइंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब देखो पार्टिकल का निकालना, अबाउट किस पॉइंट, अबाउट मतलब किस पॉइंट के अबाउट निकालना, अबाउट O, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को O बोला मैंने, अबाउट O। अब कब निकालना, किस इंस्टेंट पे निकालना, तो जस्ट बिफोर बच्चों, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, हिटिंग द ग्राउंड। ऐसा क्वेश्चन ही मैंने क्लास में भी लिया था एक, आपको याद ही होगा, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपका क्लास में भी लिया था। तो क्लास में जब हमने ऐसा क्वेश्चन लिया तो हमने उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे निकलवाया था, लेकिन इस बार मैं जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड निकलवाना चाहता हूं, तो कोई घबराहट की बात तो है नहीं इसमें। तो मैंने कहा अब ऐसा करते हैं, अपने को एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है। क्या पता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट, हमारे पास तो O है, O के अबाउट निकालना हमें। तो क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू r क्रॉस
v वेक्टर। तो पहले हम लोग वेक्टर मेथड से निकालेंगे, फिर डायरेक्ट मेथड। पहले वेक्टर से निकालते हैं, ठीक है। अब इस वेक्टर को तोड़ेंगे बच्चों तो क्या आएगा, m इंटू मॉड ऑफ r इंटू मॉड ऑफ v इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज बच्चों व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन, फिर से मैं लिख देता हूं ताकि आप भूल मत जाना, एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर। कमाल हो गया एकदम, ठीक है। अब देखो r वेक्टर तो मैंने आपको बहुत क्लियर कट बता दिया था। r वेक्टर क्या था, r वेक्टर था जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो वहां से स्टार्ट करो और कहां तक ले जाओगे, जहां पर पार्टिकल है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग, तो पार्टिकल यहां पर है, ये देखो ये बना दिया मैंने छोटा सा पार्टिकल, ये है वेक्टर r। अब इसका मॉडुलस बच्चों क्या होगा, इसका मॉडुलस होने वाला है रेंज, प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल का रेंज इसका मॉडुलस है, r पता चल गया। और जो r की डायरेक्शन है बच्चों ये है r की डायरेक्शन, और u का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। तो देखो ये u हो गया, ये r हो गया, और दोनों के बीच का एंगल भी पता चल गया। और u का जो मॉडुलस होगा बच्चों, वो जो यहां था वही सेम यहां पे भी रहेगा, है ना। तो बस हो गया, फॉर्मूला बन गया, m की जगह पे m डाल दो, r की जगह पर रेंज डाल दो, v जो कि स्पीड है उसका मॉडुलस बच्चों क्या होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग ही तो पूछा है, जस्ट बिफोर हिटिंग इसका मॉडुलस u होगा। ये आपने प्रोजेक्टाइल में सीखा होगा, है ना। वैसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी देख सकते हो कि जितना ऊपर जाने पे लॉस हुआ है उतना वापस से गेन हो गया है। m r u इंटू दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा ही, यहां पर तो थीटा ही है, इंटू साइन, और थीटा है तो थीटा ही डाल देंगे, हालांकि जनरली हम थीटा ही लेते हैं तो सेम थीटा ही निकल कर आ गया। तो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है बच्चों अबाउट o, दैट इज MUR साइन थीटा। ये रहा इसका मॉडुलस है, इस बात को प्लीज ध्यान रखें, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे कि r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, मैंने बताया था आपको, r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर की डायरेक्शन में अपना l की डायरेक्शन होगी, इसको भी वेक्टर में कर देते हैं वरना आप गुस्सा हो जाओगे, ठीक है। तो l वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर बच्चों r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर होगा, ठीक है, r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। समझ में आ रहा सबको, वेरी गुड। तो MUR साइन थीटा, तो आप ऐसा करो, r वेक्टर आपका इधर की तरफ है और v वेक्टर इधर की तरफ है, तो r क्रॉस v किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन, वेरी गुड। तो हमने कहा इनटू द प्लेन, है ना, r क्रॉस v, राइट हैंड थंब रूल मैं बना रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल, r क्रॉस v, ठीक है, r क्रॉस v। तो r क्रॉस v दैट इज यहां पर क्या है, इनटू द प्लेन। अच्छा, इनटू द प्लेन का एक और मतलब मैंने बताया था, हम इसे क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपना जो फिंगर है वो किधर भाग रहा है, क्लॉकवाइज। देखो राइट हैंड फिंगर, राइट हैंड थंब से करना, राइट हैंड फिंगर को कर्ल करना कहां से, r वेक्टर से v वेक्टर की तरफ। तो फिंगर किधर कर्ल हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो अपना क्लॉकवाइज कर्ल है, और थंब जिधर जाता है वो डायरेक्शन होती है, तो इनटू द प्लेन, और इसे क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, कई बार इसे क्लॉकवाइज बोल देता है, दोनों चलता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन तो आप इनटू द प्लेन वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इनटू द प्लेन वाला यूज करोगे, मतलब नीचे, मतलब माइनस के क्या भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो r क्रॉस v, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउट ऑफ द प्लेन, याद है सबको, वेरी गुड, मुझे उम्मीद है आप सबको याद होगा। तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज बोल सकते हो, और व्हाट, और इसे आप लोग बोल सकते हो इनटू द प्लेन, वेरी गुड। तो ये रहा मॉडुलस और ये रही डायरेक्शन, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया ऐसा करो, आप मुझे डायरेक्ट मेथड बताओ, मैं बता दूंगा बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं, डायरेक्ट मेथड एक लाइन का होता है, डायरेक्ट मेथड एक बार में दिख जाएगा आपको, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कैसा पेशेंस, चलो इस फिगर को पहले अपन लोग कॉपी कर लेते, सीखते वक्त थोड़ा टाइम लगता है कई बार, इसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, यहीं पे फटाफट करेंगे इसी से। देखो अगर मैंने इस फिगर को कॉपी कर लिया तो इसी में सीखने की कोशिश करते हैं। देखो अब हमें क्या चाहिए बच्चों, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा जो डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट O इज गोइंग टू बी MUMVR परपेंडिकुलर, जो भी मास है इनटू जो भी स्पीड है उस इंस्टेंट पे इनटू अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों क्या था कि जो वेलोसिटी था, जैसे इस पॉइंट पे हमें निकालना था, तो जो वेलोसिटी था इसको, इसकी डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दो, ठीक है, ये एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये अब यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये रहा 90,
ये परपेंडिकुलर होगा। तो जो ये लेंथ होती है ना, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना था वहीं से परपेंडिकुलर डालना बच्चों, ये मैंने ये डाला, इसको परपेंडिकुलर बोला। ठीक है, तो वेलोसिटी लाइन को आपको कुछ नहीं करना, आप एक्सटेंड करो और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, आपको 90 मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन को यही लेंथ चाहिए, ये लेंथ कैसे निकलेगी? देख बच्चे, ये आर है, ये वाली लेंथ क्या है? आर है। अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये थीटा है, तो आर परपेंडिकुलर, देखिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये थीटा हो गया। तो बच्चों साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज गोइंग टू बी आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ये वाला, तो ये हो जाएगा अपना आर बच्चों। आर परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा। तो कुछ नहीं है, बस देखो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज m, स्पीड तो उस इंस्टेंट पे u ही थी बच्चों, तो u इंटू आर साइन थीटा। है ना मजेदार तरीका? बिल्कुल, एम वी आर परपेंडिकुलर डायरेक्ट मेथड। मैंने समझाना था तो आपको टाइम लग गया, ऐसा नहीं टाइम वाइम नहीं लगता, इसमें दिख जाता है। प्रैक्टिस अच्छे से करोगे बार बार दिखेगा आपको बस बच्चों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हो गया अपना एम यू आर साइन थीटा। डायरेक्शन सेम तरीका, कोई और तरीका नहीं निकालने का। देखो जी, ये आर वेक्टर है और ये वी वेक्टर है, आर क्रॉस वी वेक्टर क्लॉकवाइज है, तो बस क्लॉकवाइज मतलब इनटू द प्लेन, इसे क्लॉकवाइज भी लिख दो और इनटू द प्लेन लिख दो, जो लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखो हमें मस्त तरीके से एक जो पार्टिकल था, जो प्रोजेक्टाइल करा था, उसका जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड हमें ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के दो तरीके बता दिए मैंने आपको। ठीक है, ऑलराइट, चलो एंगुलर मोमेंटम निकालना आ गया, बहुत अच्छी बात है। अपन लोग क्या करेंगे अब? अपन लोग टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लगाएंगे अब सॉरी। तो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा का मतलब यह है, जो मैंने आपको टाउ इक्वल्स टू बच्चों आई अल्फा बताया था, अगर आपको यहां याद हो, ये एक्चुअल में क्या था आपको याद है बच्चों? नहीं याद है? इसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन। सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन आपको याद है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हम करते थे, वो क्या था? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम बोलते हैं जिसे आप लोग। वो लीनियर मोशन के लिए था ना, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो हम कहीं भी बिना सोचे समझे लगा ही रहते, बिना सोचे समझे नहीं, मतलब हमें एक ही रूल था। लेकिन यहां पर आप टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा हर पॉइंट के अबाउट नहीं लगा सकते। जैसे वो एफ इक्वल्स टू एम ए था बच्चों, है ना, वैसे ही एफ का जो एनालोगस होता है, एनालोगस मतलब सिमिलर पैरामीटर होता है, वो होता है एफ का होता है टॉर्क, मास का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सीलरेशन का होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो देखो ऐसे याद करने का तरीका, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, एफ इक्वल्स टू एम ए। एफ इक्वल्स टू एम ए तो कभी भूल ही नहीं सकते तुम, तो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा के बराबर कर सकते हो उसे। टॉर्क फोर्स का एनालोगस होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एनालोगस होता है। ठीक है, वी कैन से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का एनालॉग होता है, और एंगुलर एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन का एनालॉगस होता है। तो ऐसे ही याद हो गया हमें। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक प्रॉब्लम क्या है बच्चों? कि हर एक पॉइंट के अबाउट आप न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको एक ही पॉइंट के अबाउट अप्लाई करना सिखाया, अब यही बात सीखना पड़ता है। बच्चे सुनते नहीं है, अगर नहीं सुनेंगे तो आपको आएगा नहीं। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन पे क्वेश्चन करना चाहते हैं हम, ठीक है। पहले बट इसकी जो बहुत फंडामेंटल चीज है बच्चों, वो समझ ले तभी। क्या था? टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। तो क्या हम टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा हर पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने आपको सिर्फ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखा, तो आई भी एफ ए ओ आर के अबाउट ही होना चाहिए, इंटू अल्फा ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज सेम बच्चों। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट वेयर वी कैन अप्लाई, फर्स्ट पॉइंट where we can apply Newton's second law of rotation. First point, where we can apply Newton's, where we can apply tau equals to I alpha. This is the first point, and that first point is FAOR. Please do remember, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। That first point is fixed axis of rotation. आप कहोगे भैया इसका मतलब क्या था? मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, भूल तो नहीं गए? क्या कराया था? मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको टेढ़ा कर देता हूं। एक बॉडी है यहां पर, है ना, और ये फिक्स्ड है, जिसका मास m है और लेंथ l है, और यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है इसकी, ठीक है।
तो ये तो हमने लास्ट क्लास में करा था, इसको हमने छोड़ दिया था, अगर आपको याद है इसको हमने छोड़ दिया था, तो ये ऐसे करके रोटेट कर रहा था। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में ही कवर कर लिया था। तो अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट मास और लगा देते हैं, ये लो एक छोटा पॉइंट मास, सेम पॉइंट मास लगा देते हैं, सेम मास का पॉइंट मास लगा देते हैं, एम मास का ही पॉइंट मास हमने लगा दिया। अब छोड़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा मास है हमारे पास, अभी भी ये फिक्स कर दिया, रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर रहा है, हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया बच्चों, तो ये रिजिड बॉडी की तरह ही ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूं, अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा तो रोटेट करना शुरू करेगा, राइट। तो जस्ट आफ्टर लीविंग, जस्ट आफ्टर या जस्ट आफ्टर रिलीज, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड अल्फा ऑफ द बॉडी। अच्छा जस्ट छोड़ा है, ध्यान से समझना, जस्ट छोड़ा है, तो हमारे पास एक्चुअली अल्फा निकालना, जैसे F इक्वल टू एम ए अप्लाई करके हम लोग ए निकालते थे, वैसे ही अगर अल्फा का ही निकालना है बच्चों, तो हमारे दिमाग में जो पहली बात आती है वो आती है टाउ इक्वल टू आई अल्फा, लेकिन उसके साथ एक कंस्ट्रेंट है बच्चों। क्या कंस्ट्रेंट है कि हम अभी उसको सिर्फ फिक्स्ड एक्सिस का अबाउट ही लगा सकते हैं, फिक्स्ड एक्सिस का अबाउट लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सिस का अबाउट लगाते हैं, ऑलराइट। तो यहां पर इस पॉइंट के अबाउट हम लोग टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते हैं। तो टाउ ये फिक्स्ड एक्सिस है, FAOR इज इक्वल्स टू IFAOR इंटू अल्फा, पहला पॉइंट। अब इस पे टॉर्क कितना होगा, देखो टॉर्क सारे फोर्सेस की वजह से टॉर्क निकालेंगे, तो हमने कहा इसका FBD बना लेते हैं, FBD बना लेते हैं। तो आप पहला कुछ मत करना, पहला काम बस FBD बना लेना। FBD मैंने आपको सिखा ही चुका हूं आपको डायनेमिक्स में, तो ये रहा FBD बन गया। अब FBD नहीं आता तो इस चैप्टर को नहीं सीख सकते आप, ठीक है। अब मैं थोड़ा ब्लंट इस मामले में बच्चों की बोल देता हूं कि नहीं सीख सकते, क्योंकि देखो इसकी प्रीरिक्विजिट है ना, अगर आपको एप्पल सीखना है तो आपको ABCD आना चाहिए, वैसे रोटेशन सीखना है तो आपको डायनेमिक्स आना चाहिए बच्चों। ऐसा कोई मैं जादूगर नहीं हूं, टीचर हूं, ठीक है। तो आपको सीखने के लिए जो आपकी प्रीरिक्विजिट है, जरूरत है, वो तो आनी चाहिए आपको। तो मैंने इसको FBD बनाना सिखा दिया आपको। ये देखो ये इधर रैंडम डायरेक्शन में हिंज हो रहा है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हिंज फोर्स रैंडम डायरेक्शन में क्यों लग रहा है भैया, कहीं नॉर्मल की लगा दो परपेंडिकुलर। अरे भाई नॉर्मल फोर्स नहीं है, नॉर्मल की तरह परपेंडिकुलर नहीं लगा सकता मैं, हिंज फोर्स को आप किसी रैंडम डायरेक्शन में मान लो, किसी भी एंगल पे अपने आप आंसर दे देता है वो। और एक और फोर्स लग रहा है, इस रॉड का mg नीचे लग रहा है, और ये बेचारा छोटा सा पॉइंट मास है, इसका भी सेम mg नीचे लग रहा है। तो वी हैव टू मासेस का वेट, एक तो mg ये वाला और एक mg ये वाला, और एक हिंज फोर्स बेचारा। और हमें टॉर्क कहां निकालना, इसी पॉइंट के बाद निकालना। लेट्स दिस इज FAOR, FAOR बच्चों, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग क्या करेंगे, तुम्हें पता है अगर इसी पॉइंट का बॉन्ड निकालना और ये बेचारा फोर्स यहीं से पास हो रहा है, तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या होगा, 0। अच्छा टॉर्क लिखना आता है ना, लास्ट क्लास में सिखाया था। क्या होता है, जैसे मान लो फोर्स है तो इसको, ये फोर्स है ना, ध्यान से देख, ये फोर्स है तो इसको ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये फोर्स लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये फोर्स लाइन को एक्सटेंड कर दिया। फोर्स लाइन मतलब देख बेटा फोर्स ऐसे लग रहा है तो ऐसे करके दिखाएंगे, ये फिर से बताता हूं, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस लाइन को एक्सटेंड करो, और इस पॉइंट का बॉर्ड निकलना तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, तो क्या कहते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। अब इस फोर्स का भी टॉर्क निकालना है, तो इस फोर्स को भी लाइन को एक्सटेंड कर दो और यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट FAOR इज इक्वल्स टू mg, इस रॉड का जो मास है इसकी वजह से जो टॉर्क होगा बच्चों, mg इंटू L/2, रॉड का लेंथ था, सेंटर ऑफ मास L/2 होगा। अब फिर क्या करेंगे, इसका क्या होगा प्लस, अच्छा दोनों की वजह से किधर होगा, कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, देखो आप सीधा सीधा आप चेक करना। अब मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, देखो ये पॉइंट है O, इसके बाद मान लो FAOR है ना, ये O नहीं FAOR। अब देखो ये इस पॉइंट के बाद किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, फोर्स है ना, इस फिक्स पॉइंट के बाद किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, खत्म, डन। ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी, तो दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो दोनों को हम लोग सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव मान सकते हैं, तो हो जाएगा mg इंटू L। मुझे लग रहा है I'm sure आपको टॉर्क लिखना भी आता होगा और उसकी डायरेक्शन लिखना भी आता होगा। अब जो टॉर्क है ये क्लॉकवाइज आया, तो ये टोटल बच्चों कितना होगा, 3mg L/2, दिस इज द टॉर्क, जैसे हम लोग बोल रहे हैं टाउ FAOR। अब क्या बच्चों हम इससे क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर लिख सकते हैं,
तो हम इसे लिख सकते हैं कि इस पॉइंट का अबाउट FAOR जो है इनटू अल्फा, करेक्ट है। तो हमें अल्फा मिल जाएगा, यही आपसे पूछा गया था, करेक्ट है। तो 3mgl/2 बच्चों इज इक्वल टू IFR क्या होगा, ये लिखना तो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। तो पहले इस रॉड का अलग से लिख लो, फिर इस पॉइंट मास का लिख लो। अब मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि हमें अलग अलग क्यों लिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया ऐसा करो, सेंटर ऑफ मास पे सारा मास डाल दो और फिर लिख लो आप, है ना। देखो सेंटर ऑफ मास पे सारा मास डाल के टॉर्क तो आ जाता है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता है, समझना आप लोग। सेंटर ऑफ मास पे सारा मास डाल के आप टॉर्क तो निकाल सकते हो, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता। तो इसीलिए हम लोग क्या प्रिफर्ड करते हैं बच्चों, हम लोग प्रिफर्ड करते हैं कि अलग अलग पॉइंट के हिसाब से निकालना, ठीक है। तो इस FOR कितना होगा, FOR होगा ml²/3 प्लस ml²/3 किसका हुआ, रॉड का इस पॉइंट के अबाउट, प्लस इस छोटे से पॉइंट का कितना होगा, इसी पॉइंट के अबाउट ml², ठीक है, इंटू अल्फा। तो हो जाएगा 3mgl/2 इज इक्वल टू 4ml²/3 इंटू अल्फा। तो 9mgl/8 ml² is equals to alpha, and this alpha is going to be कट गया, LL कट गया, 9g/8l हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। 9g/8l जो इस रॉड का इस इंस्टेंट पर, क्योंकि इसी इंस्टेंट पे मैंने टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लगाया। अच्छा एक बात ध्यान देना, जैसे मैंने टॉर्क फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट लिखा है, तो हम फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही मैंने आपको आई अल्फा भी लिखना सिखाया। ऐसा नहीं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा देना बच्चों, ऐसा मत करना। अभी मैंने आपको सिर्फ फिक्स्ड एक्सिस, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं बात, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें अपने मन से कुछ कुछ याद रहता है, वो लिखना शुरू करते हैं। तो इसी पॉइंट के अबाउट लगाना ना, मैं बोल रहा हूं बार बार कि अगर इस रॉड का आपको पे टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लगाना, तो अभी किस पॉइंट के ऊपर लगा सकते हो, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, ठीक है बच्चों। तो हम इस रॉड का अल्फा आ गया, तो यही निकालना था, दिस इज द आंसर, ठीक है। अच्छा इसका दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है, अब देखो इस पूरी की पूरी रॉड का, इस पूरी की पूरी रॉड का इस पॉइंट मास के साथ मिलाकर जो अल्फा आ रहा है बच्चों, ये अल्फा आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 9g/8l, दिस इज अल्फा, करेक्ट है। अब अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास का, इसके रॉड के, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अल्फा पता चल चुका है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना। देख बेटा सिचुएशन क्या है कि ये रहा रॉड, ये रहा बेचारा छोटा सा पॉइंट मास, ये रहा फिक्स पॉइंट। अब इसका अल्फा दिया हुआ है, तो ऐसा करो इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे नहीं होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, निकालना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम दिस इज ओरिजिन। तो अब इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों क्या होगा, L/2। इस पॉइंट मास का कहां है, L, तो कितना हो जाएगा, m इंटू, याद ही होगा इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग मान के कर सकते हैं ना हम लोग, m इंटू L/2 प्लस m इंटू सेम मास था अपॉन L अपॉन 2m। तो मास 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 कट गया, ये 3l/4 आ गया। तो ये रहा 3l/4, ये 3l/4 पर आपका COM होगा, COM। अब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है हमें, इस पॉइंट का। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते क्या हुआ, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमें एक्सेलरेशन निकालना बच्चों। तो एक्सेलरेशन ऑफ COM इज गोइंग टू बी, अल्फा तो पूरी रॉड का ही सेम होता है, आपको पता है ना। अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उस पूरे रॉड का अल्फा, ओमेगा और थीटा सेम होता है, हर एक पॉइंट का सेम होता है, तो हम लोग बोल देते हैं रॉड का ही सेम है। तो सेंटर ऑफ मास वाले का भी अल्फा सेम होगा, ठीक ही है ना भाई। तो ACM क्या होगा, आर अल्फा। आर कितना है, कितनी आर क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देख बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना। तो ये रही एक्सेलरेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 3l/4 इंटू अल्फा, एंड दैट अल्फा इज 9g/8l। वो तो मैंने ऊपर निकाला ही था, 9g/8l, ये देख 9g/8l। तो ACM जो अपना आ गया। अच्छा बहुत सारे स्मार्ट बच्चों के दिमाग में बात भी आ रही होगी, 27g/8l
32L। बताओ स्मार्ट सी बात क्या है? एक्चुअल में ये पूरी की पूरी बॉडी का जो एक एक्सेलरेशन कंपोनेंट इधर है, एक अगर ये रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे करके सर्कुलर मोशन करता है, हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन करता है, आपको पता है। और सर्कुलर मोशन कर रहा अल्फा है बेटा, इस पे अल्फा है ना, अल्फा है ना, इस पे अल्फा है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो इस पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आएगा प्लस एक सेंट्रीपिटल आएगा, लेकिन एक्चुअल में रिलीज फ्रॉम द रेस्ट है तो ओमेगा इसका 0 है, तो जो सेंटर की तरफ का एक्सेलरेशन आएगा, ये बात स्मार्ट बच्चे समझ रहे होंगे, सारे बच्चे स्मार्ट हो आप लोग, तो जो ओमेगा स्क्वायर आर होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना। सारे बच्चे स्मार्ट हो, समझ पा रहे हो इस बात को कि भैया पता नहीं क्या बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं बेटा देख, अगर जैसे ये फिक्स पॉइंट है और एक छोटा सा सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, इसकी दूरी यहां से यहां कितनी है 3L/4, इधर का एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला आर अल्फा दैट इज 27G/L तो कट गया ना, L थोड़ी लगाओगे, L हटा दो यहाँ पे, 27G/32। अब यहां पर एक्चुअली एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है, जिसे मैं इस कलर से अलग कलर से दिखा देता हूं। वो क्या होता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर 3L/4, लेकिन एक्चुअल में लकली हमारा ओमेगा रिलीज फ्रॉम दी रेस्ट है, तो इस इंस्टेंट पे ओमेगा 0 है, तो इसकी वजह से ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो इसका ACOM जो नेट आ रहा है वो 27G/32 ही आएगा बच्चों, 32 ही आएगा। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे समझ में, अगले क्वेश्चन में यही पूछूंगा कि नेट बताओ और उसमें ओमेगा डाल दूंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन उस पे कर लेते हैं तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें, एक क्वेश्चन उस पे ही कर लेते हैं। ऑलराइट, सारे बच्चे समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अगर एक सिंपल सा ही क्वेश्चन लेता हूं, ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते, दो बॉडीज लेकर, जैसे मान लो एक रॉड अपने पास, ठीक है, ये रहा रॉड, ऐसे, ओहो हो, तो ये हो जाएगा अपना रॉड और ये वर्टिकल है, ठीक है। हमने क्या किया, इसका मास, इसमें कोई पॉइंट मास नहीं लगाएंगे वरना कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, अभी हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं और इसके सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे जहां पर ओमेगा भी होगा, करेक्ट है। तो अपना नया क्वेश्चन बन गया फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो एक वर्टिकल रॉड थी, जैसे ये मान लो पेन है, इसको मैंने छोड़ दिया तो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रही है, देखा, ऐसे छोड़ दिया ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई है ना, रिलीज कर दिया। तो मैंने इसको भी हल्का सा धक्का, मतलब 0 ओमेगा से ही हुआ था, ये 0 ओमेगा ही था, यहाँ पे ओमेगा 0 था, इसको छोड़ दिया तो देखो बच्चा यहाँ आ गया, ये ऐसे करके आ गया, ये देखो ये, अब यहां आ गया तो ओमेगा कुछ आ चुका होगा फाइनाइट, यहां तक आने में। तो इस इंस्टेंट पे अब ध्यान से समझना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ COM, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है। अच्छा ये तो बताया नहीं तुमने किस इंस्टेंट बताना, किस पे बताना, सेंटर ऑफ मास व्हेन रॉड इज हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल का मतलब जब यहां, अब देखो ये बताना कि इनिशियल सिचुएशन ये थी, ये लिख देता हूं मैंने, इनिशियल सिचुएशन ये थी, इनिशियल सिचुएशन। अब यहां से मैंने छोड़ दिया, तो बेटा छोड़ने पे ये रॉड रोटेट करके यहां पहुंच गई, इस इंस्टेंट पे नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। अब तुम्हें पता जब यहां पहुंचा होगा बच्चों, तो ये सेंटर ऑफ मास तो बीचों बीच, अब तो L/2 पे ही होगा, कुछ घबराने वाली बात तो है नहीं। तो हमें देखो अल्फा तो पता चल जाएगा, बट इस इंस्टेंट पे आपको पता ओमेगा भी है इसके बाद, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। तो देखो ये रॉड इस इंस्टेंट पे इसका ओमेगा भी है और अल्फा भी होगा, तो दोनों एक्सेलरेशन है। तो सेंटर ऑफ मास जो कि इस फिक्स पॉइंट से L/2 दूरी पर है बच्चों, L/2 दूरी पर है, ये इसके पास R अल्फा होगा, और R क्या है आपको समझा रहा, रेडियस, और R तो इस केस में L/2 ही है इंटू अल्फा, और एक इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा जिसको दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूं, इधर की तरफ, दैट इज इंटू ओमेगा स्क्वायर L/2। तो हमारे पास दो टारगेट इस बार, एक तो ओमेगा निकालना और एक अल्फा निकालना, क्योंकि ये वाला आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो बेटा लोग जो सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन है दैट इज ए सेंटर स्क्वायर, ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर बच्चों, प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर, ठीक है ना, मजेदार क्वेश्चन। तो अभी हमारे पास अभी भी टारगेट पूरा नहीं हुआ, हमें ए सेंट्रीपिटल के लिए हमें
ओमेगा चाहिए और ए टेंजेंशियल के लिए अल्फा चाहिए, तभी हमसे निकलेगा। चलो अब ये दोनों चीज निकालने की कोशिश करते हैं फटाफट। ठीक है, तो देख बेटा यहां पर आ गया, तो यहां से यहां तक आया इसका सेंटर मास, तो लॉस इन जीपी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फटाफट ओमेगा निकल जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ओमेगा, राइट। तो लॉस इन जीपी, जीपी में लॉस कितना हुआ, यहां पर सेंटर ऑफ मास था, फिर यहां गया, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की है, L/2। तो बच्चों क्या हो जाएगा, mg L/2 बच्चों इज इक्वल टू mg L/2 विच इज लॉस इन जीपी बच्चों, इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और हमें काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखना आता है। तो यहां पर तो ओमेगा 0 था, यहां ओमेगा कुछ आ गया, तो क्या लिखेंगे, हाफ आई एफ ए ओ आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, देख बेटा जीपी में जितना भी लॉस हुआ उसको मैंने काइनेटिक एनर्जी में भेज दिया। यहां इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, मैंने 0 है वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आई एफ और बच्चों क्या होगा, एम जी इंटू L/2 इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एम एम कैंसिल हो गया, एल एल कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो 3g बाई एल इक्वल टू ओमेगा का रूट ओवर। ठीक है, तो वी गॉट ओमेगा बच्चों, इस पॉइंट पे हमें सॉरी इस पॉइंट पे हमें ओमेगा मिल गया। तो देख बेटा हमें ओमेगा मिल चुका है, ये ओमेगा मिल चुका। ठीक है, ऑलराइट, अब हमें क्या चाहिए, अल्फा। तो हम लोग बेटा अल्फा निकाल लेते हैं इधर साइड में। अल्फा, अल्फा कैसे निकालेंगे, जब इस इंस्टेंट पे आ गए बच्चों, इस इंस्टेंट पे, तो यहां पर इस रॉड का एबीडी बनाएंगे, तो इस रॉड का एबीडी बनाएंगे, यही इसी इंस्टेंट पे अल्फा चाहिए, तो बेटा एबीडी कैसे बनाएंगे, फिर सेम तरीके से एक हिंज फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा एफ हिंज, और एक बेचारा एमजी नीचे लग रहा होगा। अब एक ही बॉडी है और यूनिफॉर्म बॉडी है, नहीं दिया तो यूनिफॉर्म ही मान लिया करो यार, क्यों क्यों मतलब अभी जब वैसे मोस्टली देता है, नहीं दिया तो मान लो, कोई घबराने वाली बात नहीं। एमजी नीचे की तरफ लग गया, करेक्ट, एमजी नीचे की तरफ लग गया। ठीक है, अब mg नीचे की तरफ लग गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फिक्स पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना आता है। और अच्छी बात क्या है, फिक्स पॉइंट के अबाउट हिंज का कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये बेचारा हिंज पॉइंट इसी पॉइंट से जा रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 है। और आपको पता है टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स का मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से होता है, जो फोर्स लाइन है वो पास जहां से होती है, जैसे फोर्स लाइन ये पास हो रही ना, तो इस पॉइंट के अबाउट निकला, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास जो टॉर्क आएगा सिर्फ mg का टॉर्क आएगा, आपको रियलाइज हो रहा होगा, इसका टॉर्क नहीं आएगा। हिंज पॉइंट के अबाउट, हिंज को क्या लिख देते हैं, FAOR है ये, तो टाउ FAOR इज इक्वल टू बच्चों, FAOR इक्वल टू mg इंटू L/2, करेक्ट है, mg इंटू L/2 इज इक्वल टू IFAOR इंटू अल्फा। अब ये ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं, सेम कहानी है कि देखो बेटा हम FOR के अबाउट ही टाउ इक्वल टू अल्फा लिख सकते हैं। अभी हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन हर पॉइंट के अबाउट अप्लाई करना नहीं आया, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको कोई कहीं फिक्स, अगर कोई बॉडी है फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है बच्चों, तो हम उस पॉइंट के अबाउट लगा देंगे फटाफट। हमने यही किया, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा और उसको आई अल्फा लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू mgl/2। तो बच्चों अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया अपना mm कट गया, ll कट गया, तो अल्फा इज 3g/2l, करेक्ट है। अब देखो बेटा AC क्या होगा, AC मैंने आपको AC लिखना क्या सिखाया था, AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L/2, ओमेगा कितना अपने पास 3g/l का रूट ओवर का स्क्वायर इंटू L/2, दैट इज गोइंग टू बी 3g/l इंटू L/2, तो दिस इज गोइंग टू बी 3g/2, करेक्ट है। और 80 बच्चों क्या होगा, R अल्फा, R कितना है, R है अपने पास L/2 इंटू अल्फा कितना है अपने पास, अल्फा भी हमने निकाल लिया था, अल्फा है अपने पास 3g/2l, तो हो जाएगा LL कैंसिल हो जाएगा 3g/4। तो बच्चों A नेट क्या होगा अपने को, A नेट होगा इन दोनों का रूट ओवर, तो 3g/2 का होल स्क्वायर प्लस 3g/4 का होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉट सो वेरी डिफिकल्ट।
है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट हो जाता है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे टीचर ये चीज मिस करते हैं, बट ये डोंट मिस दिस पॉइंट ना, क्योंकि ये पॉइंट तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों कर रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, आपको भैया हमें तो नॉन सर्कुलर मोशन आता ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं आता, तो आप डायनेमिक्स का लेक्चर जो मैंने पढ़ा था वो रेफर कर लीजिए, वहां जाइए डायनेमिक्स का लेक्चर देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से डायनेमिक्स में सिखाया कि कैसे सर्कुलर मोशन की एनालिसिस पूरी करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो ए नेट ऑफ किस पॉइंट का था बच्चों? सेंटर ऑफ मास। ऐसे हम हर एक पॉइंट का निकाल सकते हैं, हर एक पॉइंट का। ठीक है ना, मजेदार है ये। चलो अब ये पॉइंट, अभी हमें टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा निकालना आ गया। अब टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा निकालना आ गया ना बच्चों, तो एक काम करते हैं, एक और अच्छा सा पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वो अच्छा पॉइंट क्या है? सॉरी, वो अच्छा पॉइंट है, अगर एक रॉड अपने पास, ये रहा रॉड, ठीक है, ये रही रॉड। इनफैक्ट रॉड नहीं, पहले सीलिंग बना लेते हैं फिर रॉड बनाते हैं। फिर एक रॉड बना लिया हमने यहां नीचे, और यहां पर एक पुली लगा दिया, ये पुली, ठीक है, ये पुली। तो इस पुली में बच्चों हम लोग क्या करेंगे? देखो, इस पुली में हम लोग ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके हमने वायर लपेटा और ये नीचे आ गया। ठीक है, ऑलराइट, वायर मतलब स्ट्रिंग। अच्छा, ये पुली जो है ना, ये मास वाली, मासलेस नहीं है अब। और यहां पर एक ब्लॉक लटका दिया, तो इस पुली का जो मास है वो मास m और रेडियस r है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज और, अब हमें पुली की अगर बाय डिफॉल्ट सोचना होगा तो किस शेप का सोचेंगे हम लोग? किस शेप का सोचेंगे ये बताओ मुझे? डिस्क। पुली हमेशा डिस्क शेप में ही सोचना है हमें। इसका मास m है, ठीक है, इसका मास m है, और पुली को हमेशा डिस्क शेप में ही सोचना है। करेक्ट है बात? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखो ऐसे करके वाइंड कर दे, जैसे आप लोग का बोले यो यो होता है वैसे इसे लपेटा हुआ है। अब ऐसे छोड़ दोगे तो अनवाइंड होगा, ऐसे करके देखो, ऐसे करके खुलेगा, ऐसे करके नीचे आएगा तो खुलेगा। करेक्ट। अब इसको मैंने रिलीज फ्रॉम द रेस्ट हुआ, ये क्या हो गया? रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अब इसको मैंने रिलीज फ्रॉम रेस्ट कर दिया। अब आपसे क्या पूछेगा? देखो इसका मास भी m है, देखो बच्चों इसका मास भी m है, और इस डिस्क का मास भी या पुली का मास भी m है, और इसका रेडियस r है। रिलीज फ्रॉम द रेस्ट करते ही आपको इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन बताना है। किस ब्लॉक का? जस्ट आफ्टर रिलीजिंग फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। लिख देता हूं इसे क्वेश्चन को, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक। और एक और चीज बच्चों दी है, वो पता है क्या है? कि जब ये अनवाइंड हो रहा है, यहां से देखो, जब ये अनवाइंड हो रहा है तो देयर इज नो स्लिपिंग। ये सेम चीज मैंने एनर्जी में भी कराया था, इसी की एनर्जी में कराया था कि देयर इज नो स्लिपिंग। देयर इज एक और पॉइंट, नोटेड पॉइंट, ये नोट हमेशा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बच्चों। नोट क्या है? देयर इज नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग बिटवीन, नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो आप लोग, ठीक है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया है। तो देख बेटा क्या होता है कि जो स्लिपिंग वाला पॉइंट होता है ना, कि जो पुली है जब ये स्लिप होती थी, ये पॉइंट मैंने आपको एनर्जी में समझा दिया था, तो उसी इंस्टेंट पे आपको बताना था इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन क्या होगा, इस ब्लॉक का। तो देख बेटा ऐसा करेंगे, ध्यान से सुनना, सारे बहुत स्टैंडर्ड से स्टेप होते हैं। अब ये वाला ब्लॉक जो है ये लीनियर एक्सेलेरेशन कर रहा है, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला। मैं इस ब्लॉक का पहले क्या करूंगा? एफबीडी बना दूंगा। बिल्कुल ध्यान से समझना, इस ब्लॉक का मैंने एफबीडी बनाया, और ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, और ये ब्लॉक की जो एक्सेलेरेशन होगा वो नीचे की तरफ आएगा। सब कुछ समझ में आ रहा है? अब इस पे मैं सीधा F इक्वल टू लीनियर, क्योंकि लीनियर मोशन ही करेगा, तो मैं क्या कहूंगा? mg माइनस टी इक्वल टू ma। ठीक है, mg माइनस टी इक्वल टू में इस इंस्टेंट पे, और टेंशन अननोन है हमारे पास अभी, ध्यान से समझना, टेंशन क्या है? अननोन। अब अगला पॉइंट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मुझे पता है कि इसमें ए निकालने के लिए मुझे टेंशन चाहिए, तो टेंशन कहां से आएगा? टेंशन बच्चों कहां से आएगा? ध्यान से समझना, दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरा पॉइंट होगा कि हमें पुली का एफपीडी बनाना पड़ेगा। देख पुली मास वाली है इस बार अपनी, और इसका जो मास होगा वो मास कितना एम और जी है ना, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, और एक ऊपर की तरफ टेंशन टी डैश लग रहा होगा, एक साइड में भी तो टेंशन इधर लग रहा होगा। देखो ये ध्यान से समझा, ये पूरा इसका एफबीडी बन गया, इसका भी एफबीडी बनाओ, ठीक है। बट ये एक्चुअल में रोटेट भी कर रहे हैं इस पे, क्या ये एक्सीलरेट करे, इसका सेंटर मास बिल्कुल एक्सीलरेटिंग। इनफैक्ट ये बॉडी जो फिक्स पॉइंट है जो कि इसका सेंटर ही है उसी के अबाउट रोटेट कर रही है ना, तो ये रोटेट करे तो इसके पास कुछ अल्फा आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इस पे अल्फा आ जाएगा और ये फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। अब हम यहां पर एक टॉर्क वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सी टॉर्क वाली? क्योंकि तुम्हें पता है ये पूरी की पूरी डिस्क एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है एंड दैट फिक्स पॉइंट इज एक्चुअली डिस्क का सेंटर ही है, तो उसको हम लोग एफ ओ आर भी बोल सकते हैं। तो टाउ एफ ए ओ आर इक्वल्स टू आई एफ ए ओ आर इंटू एल्फा कर सकते हैं। याद है आपको? बिल्कुल ठीक बात है। अब बताओ यहां पर टॉर्क किसके किसकी वजह से होगा? देखो इस वाले फोर्स का टॉर्क जीरो, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है, जिस पॉइंट से हमें टॉर्क निकालना है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, इस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगी। mg का भी इसका टॉर्क जीरो होगा क्योंकि इस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगी। तो टॉर्क किसकी वजह से आएगा? टेंशन की वजह से, जो साइड में बेचारा एक टेंशन लगा पड़ा है। और इसका टॉर्क कितना होगा? t इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये है टेंशन की लाइन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो जाएगा, ठीक है। तो t इंटू आर इज इक्वल टू एक ही टॉर्क। अच्छा ये टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी? अब बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात मैं बताने वाला हूं। इस टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? इस टॉर्क की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। कैसे देखते हैं? इस पॉइंट को फिक्स करो और देखो इसको बॉडी को किधर घुमाने की कोशिश करा, क्लॉकवाइज। देख रहा है ये फोर्स आपको इस पॉइंट के अबाउट किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करा। फिक्स कर लो इस पॉइंट को, ध्यान से समझना, फिक्स कर लो और देखो किधर घुमाने की कोशिश करा है, क्लॉकवाइज। तो एक्चुअल में जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, करेक्ट है। तो टी इंटू आर क्लॉकवाइज है और आपको पता है टी इज इक्वल टू टी इंटू आर को क्लॉकवाइज है, तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? आई एफ ओ आर इंटू एल्फा के बराबर। तो एफ ओ आर कितना होगा? डिस्क है, तो डिस्क का कितना होता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसलिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाया था आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा तो आप यहां पे यूज कर पाओगे। तो कितना होता है बच्चों? एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा, ठीक है, एल्फा ऑफ द रॉड। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो नेट टॉर्क आएगा वो अल्फा और टॉर्क के डायरेक्शन को सेम रखना, वरना इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकते। आप कहोगे भैया ये क्या बकवास करो? अरे कोई बकवास नहीं। जैसे अगर बॉडी होती है, अब इधर के जैसे हम इसके ऊपर वाले में देखो ना, जैसे नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कैसे पता? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो आपने mg को बड़ा मान लिया, टी को छोटा माना, तो देखो mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। वैसे ही बच्चों ना सेम चीज होती है, ये बहुत मिस नहीं करना कि जिधर नेट टॉर्क होगा उधर ही नेट अल्फा होगा। तो नेट टॉर्क किधर है बच्चों? क्लॉकवाइज, और हमने अल्फा भी क्लॉकवाइज माना था। अगर हमने अल्फा एंटी क्लॉकवाइज माना होता ना तो फिर हम माइनस लगाते बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही क्लॉकवाइज थे, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो t इंटू आर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रहा है और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देख बच्चा यहां पे सिचुएशन क्या है कि कितने अननोन अपने पास? एक अननोन ये है, एक अननोन ये है और एक अननोन अल्फा है, 3। और इक्वेशन कितने अपने पास? 2। तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए इस पूरी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट अगर हम ए निकालना चाहते हो तो हमें एक और सिचुएशन चाहिए। तो वो सिचुएशन बच्चों क्या होगी? वो सिचुएशन क्या होगी मैं आपको बताता हूं। वो सिचुएशन होगी, बिल्कुल ध्यान से समझना, जो यहां पर डेटा दिया था वो नोट में डेटा दिया था, ये उसने बोला था बच्चों कि जैसे ये जो पुली है ना, ये देखो ये कह रहा है जो पुली है, अब पुली यहां इसके अबाउट ये जब नीचे आ रही ना, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। ये तो लिखा था कि देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, तो देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड स्ट्रिंग। ब्लॉक नहीं बोलेंगे, ब्लॉक वर्ड गलत हो गया बच्चे, यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा, पुली एंड स्ट्रिंग, पुली, ठीक है, पुली एंड स्ट्रिंग, ठीक है। कई बार देखो ऐसी जगह पे दिक्कत जाती है, तो आप लोग प्लीज ध्यान दिया करो, बता दिया करो कि यहाँ पर कुछ हुआ है। तो देखो ऐसे ऐसे करके घूम रही थी और इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। कैसे? क्योंकि नीचे ब्लॉक लगा था और इसका नीचे था, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी नीचे होगा और इसका अल्फा इधर होगा। आप कहोगे भैया अल्फा क्यों निकला? मैं बताता हूँ क्यों निकला। देखो अब फंडा क्या होता है, अगर इन दो पॉइंट के बीच में स्लिपिंग नहीं है तो इन दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। दिस इज कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग।
दिस इज कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग between these 2 points, between 2 points. ऐसा नहीं कि सिर्फ वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, उन दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब लेक्चर, मैंने आपको एनर्जी वाला पॉइंट हम नहीं पढ़ रहे थे तभी बताया था। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आज भी याद कर लो, बताया था वैसे, मुझे याद अच्छे से, मतलब आपको ना याद हो तो इन दैट केस। तो अगर इस पॉइंट, ये देखो ये फिक्स पॉइंट के अबाउट ये पुली रोटेट करे, ये फिक्स पॉइंट एफ है, ठीक है। तो ये अगर ये अल्फा से ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, आर अल्फा नीचे की तरफ होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका, ठीक है, आर अल्फा, लो आर अल्फा। और इस पॉइंट बेचारे का एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस इज पी पॉइंट एंड दिस इज एस पॉइंट। एक्सेलरेशन ऑफ पी ऑन द पुली दैट इज आर अल्फा एंड एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग पे जो है वो है ए। अब अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम कर दोगे बच्चा तो यही नो कंडीशन, नो स्लिपिंग की कंडीशन है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है जैसे दो पॉइंट है साथ में चल रहे हैं ना, तो इसका मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है और इन दोनों का वेलोसिटी भी सेम है। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में नो स्लिपिंग लगाना है तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए और वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए। याद रखेंगे आज से पॉइंट्स के, है ना, पॉइंट्स के जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो सेम चाहिए, अपने को एग्जैक्ट सेम चाहिए, है ना। बहुत अच्छी बात है। आई होप ये बात तो सबको समझ में आ ही रही होगी, बहुत कड़क सी बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू आर अल्फा कर दिया, तीसरी इक्वेशन आ गई। अब अपन लोग बच्चों क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन से ए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या था अपने पास, ऊपर लिखा था आपको याद ही होगा, mg माइनस, सिंपल सी इक्वेशन थी, mg माइनस टी इक्वल्स टू ma, और ये हो जाएगा t इंटू आर, तो t आर आर कट जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू एम आर बाई टू इंटू एल्फा, है ना। अल्फा की जगह पे यहां से उठा के डाल सकते हैं। अच्छा, दोनों की डायरेक्शन सेम का मतलब ये भी ध्यान रखना, सेम का मतलब डायरेक्शन के साथ सेम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे डायरेक्शन अलग कर देते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं चलेगा, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एम आर बाई टू इंटू अल्फा, अल्फा की जगह बच्चों हम लोग क्या डाल सकते हैं, अल्फा की जगह पे डाल सकते हैं, यहां पे देखो अल्फा की जगह ए बाई आर, ए बाई आर, क्योंकि हमें ए निकालना है। अब इन दोनों को अगर हम, ये है इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, देखो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा एम जी इक्वल टू आर आर कट गया और जगह 3ma/2, एम कट गया, तो जो बेटा ए आ रहा है वो आ रहा है 2g/3। लो कमाल का आंसर आ गया एकदम, a इक्वल टू 2g/3। ये तो पूछा था आपसे। तो यहाँ पर कितनी सारी बातें जो हमें समझ में आनी चाहिए, कितनी सारी बातें जो आपको बहुत फटाफट समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, आई एम श्योर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये बात बहुत क्लियर हो गई। हमने क्या किया, तीन ही चीज किया। देखो एक बॉडी, ये बॉडी तो लीनियर मोशन कर रही थी तो हमने सीधा लीनियर एफ इक्वल टू एम अप्लाई कर दिया। अब ये डिस्क बेचारा था जो कि रोटेट कर रहा था फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, तो मैंने कहा फिक्स्ड एक्सिस का रोटेशन है तो फिक्स्ड एक्सिस का अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लिख दिया, हमें पता लिखना था। तो इस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस से टॉर्क निकाल लिया और उसको आई एफ आर इंटू अल्फा कर दिया। दोनों को डायरेक्शन को सेम रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों की डायरेक्शन को क्या रखना है, सेम, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, वरना माइनस साइन लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो जिधर अल्फा होगा ना, जिधर नेट टॉर्क मानोगे उधर ही अल्फा मान लेना आप। अगर आपने क्लॉकवाइज नेट टॉर्क माना उधर ही अल्फा मान लेना, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज नेट टॉर्क माना तो आप उसे उधर ही अल्फा मान लेना। तो उससे थोड़ा बैलेंसिंग, जैसे हम नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मानते हैं तो हम मान लेते हैं ना एम जी बड़ा और टी छोटा है, तो ही तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम लिखते हैं। वैसे यहाँ पे भी कर लेना, सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, अलग नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को फील नहीं आती, तो मैं करता हूँ क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर अपने को बहुत अच्छी फीलिंग आ जाएगी। एक और क्वेश्चन ले लेंगे तो हमारा ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। देखो बहुत आसान सा लेता हूँ, ऐसा करते इस बार सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। फटाफट इक्वेशन बना लेते हैं और आपका ये टॉपिक खत्म। तो अपने पास देखो दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये दो ब्लॉक है, ठीक है। एक ब्लॉक देखो यहां पे रखा, बट ये जो पुली है ना ये मास लेस नहीं है, मास वाली है, m और रेडियस r है। इसका मास 2m ले लेते हैं, या इसका चलो ले लेते हैं, इसका मास m ले लेते हैं, ठीक है। और देखो ये पुली जो है, पुली के ऊपर से स्ट्रिंग पास हुई, सेम स्ट्रिंग है, पुली के ऊपर से पास हुई ना सेम स्ट्रिंग है, देखो ये ऐसे करके, ठीक है। और यहां पर हम इसको छोड़ देते हैं और ये नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m एंड 2m ब्लॉक, सीधी सी बात है। फाइंड, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड, इस बार पुली का मास, एक्सीलरेशन ऑफ
m एंड 2m मास सेम है, पर फिर से वही कंडीशन दे दिया। क्या कंडीशन दे दिया बच्चों कि पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। जैसा लास्ट टाइम याद होगा, जो मैंने गलत लिख दिया था, आपको याद होगा, ब्लॉक और स्ट्रिंग लिख दिया था, नहीं वो ब्लॉक स्ट्रिंग नहीं था, पुली एंड स्ट्रिंग था। इस बार भी पुली एंड स्ट्रिंग के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग, ठीक है, नो स्लिपिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलो बच्चों फटाफट इसकी इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, ये ब्लॉक नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है, ऐसे डायरेक्टली लिखना चाहिए। अगर ये ए नीचे आ रहा है तो ये भी स्ट्रिंग सेमी स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग तो सेम ही है, तो अगर ये ए से नीचे आ रहा होगा तो ये ए से राइट जा रहा होगा, ठीक है। अगर ये ए से नीचे आ रहा होगा तो ये ए से राइट जा रहा होगा, और ये बेचारी पुल्ली रोल कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी, तो इसका भी क्लॉकवाइज अल्फा मान लेते हैं, इसका भी क्लॉकवाइज अल्फा मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देख यहां पर क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहां पर हम लोग एक इक्वेशन इससे बना सकते हैं 2m से, और एक m से बना सकते हैं, फ्रिक्शन नहीं है यहां, कहीं फ्रिक्शन नहीं, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब स्मूथ है ये, यहां स्मूथ है, और यहां पर नो स्लिपिंग के लिए फ्रिक्शन चाहिए। अगर नो स्लिप करा तो डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा, और जो नो स्लिपिंग करा रहा होगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां टेंशन और यहां टेंशन अलग अलग होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, यहां T1 होता है और यहां T2 हो जाता है। आपको याद होगा, अगर कोई पुली है, एक साइड, दोनों साइड हम टेंशन सेम कब लेते थे, आपको याद होना चाहिए, जब वो मासलेस पुली होती थी। ये तो मास वाली पुली है और रोटेट नहीं करती थी, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता था। लेकिन जब रोटेट करने लगती है तो दोनों तरफ हम लोग अलग मानते हैं। किस केस में हम लोग सेम ले सकते हैं, अगर मासलेस होती और रोटेट नहीं कर रही होती, मासलेस और रोटेट नहीं कर रही होती। क्लियर बात है, यहाँ पे मासलेस होती तो दोनों तरफ हम लोग सेम ले सकते थे, रोटेट नहीं कर रहे होते तो भी हम लोग सेम ले लेते। याद रखें, दोनों तरफ सेम लेना है टेंशन, तो मासलेस एंड मास वाली पुली और रोटेटिंग पुली में हम लोग सेम नहीं ले सकते, अलग अलग लेना पड़ेगा। तो T1 T2, तो बेचारा इधर ब्लॉक था, इधर की तरफ T2 हो गया, फ्रिक्शन तो था नहीं, और एक बेचारा ब्लॉक इधर था जिसका मास 2m था, इसका मास m था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये मैंने सबका एबिट बना दिया, ऊपर T1 आएगा। ये टेंशन डिफरेंट क्यों है, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग आपकी सॉरी पुली आपकी मास वाली भी और रोटेट भी कर रही है। अब देखो बच्चा, इसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ a था, इसका नीचे की तरफ a था, तो वी गॉट सिंपल टू इक्वेशन बच्चों। नेट फोर्स राइट की तरफ है, ठीक है, नेट फोर्स राइट की तरफ है, तो क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन, साफ साफ लिख लेते हैं एक एक। पहली इक्वेशन T इक्वल्स टू, इनफैक्ट T नहीं, T2 इक्वल्स टू m इंटू ए, ये सबको समझ में आ रहा है बच्चों। इसके बीटी के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, इसके हिसाब से नेट फोर्स T2 है राइट की तरफ, और उधर ही m लिख दिया मैंने। अब एक इसका लिख लेते हैं, इसका लिख लेते हैं, ठीक है, इसका। ऑलराइट, तो दूसरी इक्वेशन, इस पर क्या है, नीचे mg भी लग रहा होगा, इनफैक्ट 2mg लग रहा होगा, क्योंकि इसका मास m था, इसका मास 2m था, तो 2mg माइनस T1 इक्वल्स टू 2ma। दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों होगा बच्चों, क्योंकि देखो जितनी लेंथ ये नीचे आएगा उतनी टाइम में इतना राइट जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन एक का नीचे और एक का राइट की तरफ है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तीसरी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, पुली पे होगी, तो पुली पे नेट टॉर्क किधर होगा। अब देखो, अगर हमने क्लॉकवाइज माना है तो इसका मतलब T1 की वजह से टॉर्क बड़ा होगा, क्योंकि अगर ओवरऑल पुली क्लॉकवाइज घूम रही है तो डेफिनेटली इसका टॉर्क इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज होगा, और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा। और नेट अल्फा अगर क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब बच्चों T1 का टॉर्क T2 से ज्यादा होगा। मैं एक और बार बोलता हूं, ध्यान से सुनना, T1 का टॉर्क T2 से क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि अल्फा क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो भाई फटाफट लिखना आना चाहिए। देखो ये है आपका टेंशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो T1 इंटू आर क्लॉकवाइज माइनस T2 इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया, एंड दैट इज इक्वल टू डिस्क ही तो बच्चे mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, ठीक है, mr, और ये भी आपका क्लॉकवाइज है। ओवरऑल ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये ओवरऑल क्लॉकवाइज होगा, इसलिए क्लॉकवाइज है, तो यहां पर हमें प्लस साइन रख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा T1 इंटू आर माइनस, ये सिखाया आपको, लिखना नहीं हर बार, आपको समझ जाओगे हर बार ऐसे करते जाएंगे, तो बस आपको समझना है। इक्वेशन नंबर 3, बट अपने को ध्यान से दिखेगा, तो अननोन, एक अननोन, दो अननोन, तीन अननोन, एंड दिस इज फोर्थ अननोन, वी नीड फोर्थ इक्वेशन। सारी इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन हमारे हमेशा सेम होने चाहिए ना बच्चों, है ना, तो अभी तो कर पाओगे, तो फटाफट कर लेते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन, इतनी प्रैक्टिस के बाद तो हमें फटाफट समझ में आ ही जाता है। तो चौथा पॉइंट कहां था, नो स्लिपिंग वाला। देखो अगर नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, देखो ये ध्यान से समझना, ये देखो ये है
और ये है। अब बच्चा ये अगर नीचे की तरफ ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है और ये इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, तो इसका अल्फा दिया है अल्फा और ये रेडियस आर है, तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना होगा आर अल्फा। तो जो स्ट्रिंग का ये पॉइंट होगा ये होगा एस, ये होगा पी। ए पी क्या होने वाला है आर अल्फा और ए एस क्या होने वाला है ए, और आर अल्फा इक्वल्स टू ए हो जाएगा, दैट इज फोर्थ इक्वेशन। अब 4 इक्वेशन 4 नोड सॉल्व हो जाएगा। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? सेम कहानी जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे मैंने यहां कर दिया कि भैया देखो कुछ नहीं है खास बात, ये था तो ये रोटेट करा था इस फिक्स पॉइंट का अबाउट, तो हर एक पॉइंट का एक्सेलेरेशन जो होगा, इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना होगा बच्चों, इस पॉइंट का आर अल्फा, इस पॉइंट का भी आर अल्फा ही होगा, ये समझ में आ रहा होगा। तो हमने इस पॉइंट इसके बराबर आर अल्फा नीचे की तरफ, इसका भी नीचे की तरफ था ए, तो दोनों पॉइंट का एक्सेलेरेशन सेम कर दिया फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन के, नो स्लिपिंग के लिए। अगर नो स्लिपिंग है, ये पता ही हमें दिया है नो स्लिपिंग है, नो स्लिपिंग नहीं दिया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। अगर नो स्लिपिंग नहीं दिया तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आई होप लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा फटाफट कर दिया, बट आई थिंक आसान हो गई सिचुएशन ना। आपको क्या करना है, सारे देखो जो बॉडी रोटेट कर रही है उसमें रोटेशन टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लगा दो, जो बॉडी लीनियर मोशन करे उसमें एफ इक्वल्स टू में लगा दो, और वहां से नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन्स बैलेंस कर दो, है ना। तो आई एम श्योर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। तो वी गॉट 4 इक्वेशन एंड 4 अननोन्स। बच्चों इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब जो आगे टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूं बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि अगर बॉडी कैसे भी रैंडम मोशन कर रही हो, आप कोई फिक्स्ड एक्सिस का झामा नहीं करेंगे कि फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो ही कुछ करेंगे, नहीं। आप कहीं भी मोशन कर रही हो वहीं से शुरू कर लेते हैं। कुछ भी मोशन कर रहा हो, मतलब जीआरबीएम जिसे बोलते हैं, जर्नल रिजिड बॉडी मोशन, मतलब जर्नल मतलब कोई भी मोशन हो, किसी टाइप का मोशन हो, हम उसके एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोग बहुत फिक्स थे ना, फिक्स थे, पर्टिकुलर थे ना कि भाई अगर कोई बॉडी फिक्स्ड है और रोटेट कर रही है, हमने हर जगह पर यही ध्यान दिया कि फिक्स बॉडी जो रोटेट कर रही है उसके लिए बताओ। तो ये टॉपिक से हमें अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर हो जाती है। तो अगले क्लास में हम लोग जर्नल रिजिड बॉडी मोशन करेंगे। बच्चों अगर आपको ये लास्ट क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट करें। इनफैक्ट जो भी नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मुझे प्लीज मतलब देखो अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो मुझे बताते जाएंगे कहां पर आपको गड़बड़ हुई, तो मैं आपको अगली क्लास में आप मुझे बताओगे, मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।